गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख शब्दावली के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण। वेरियस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सॉफ्टवेयर निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरे पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है निम्नलिखित चार प्रकार का होता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चार प्रकार का होता है। पहले नंबर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, दूसरी तरफ आपका लैंग्वेज प्रोसेसर यानी पहले नंबर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, दूसरी तरफ आपका लैंग्वेज प्रोसेसर दिया है, तीसरी तरफ आपका डिवाइस ड्राइवर दिया है, चौथी तरफ आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया है। फिर से पहले पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे पे लैंग्वेज प्रोसेसर, तीसरे पे डिवाइस ड्राइवर, चौथे पे आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो प्रकार का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, दूसरे पे आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। अव्यावहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर तथा सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं। अव्यावहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर तथा सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हिस्से को कहते हैं, यानी हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हिस्से को कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये वास्तविक पदार्थ हैं। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कोई पदार्थ नहीं है। ये वे सूचनाएं हैं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। यानी कि हार्डवेयर आपका मूर्त होता है, जबकि सॉफ्टवेयर आपका अमूर्त होता है। यानी कि हार्डवेयर दिखाई देता है आँखों से, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो आँखों से नहीं दिखाई देता है। किसी उपकरण को कैसे कार्य में लाना है, किसी डिवाइस को कैसे कार्य में लाना है, इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित की हुई होती है। यानी कि किसी डिवाइस को कैसे कार्य में लाना है, इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित की हुई होती है। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर को ज़रूरत के अनुसार चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है। इन्हें प्रोग्राम का नाम दिया गया है। फिर से उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर को ज़रूरत के अनुसार चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है। इन्हें प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। इन प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले नंबर पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली या फिर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को परिचालित एवं नियंत्रित करने हेतु डिजाइन किया गया है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को परिचालित एवं नियंत्रित करने हेतु डिजाइन किया गया है। साथ ही यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के परिचालन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइसेस से डेटा को पढ़ना, सूचना उपकरणों जिसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, सूचना उपकरणों जैसे आउटपुट डिवाइस में स्थानांतरित करना, डेटा व निर्देशों के कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना आदि। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में क्लासीफाइड किया जा सकता है। पहले नंबर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, दूसरे में आपका लैंग्वेज प्रोसेसर आता है, तीसरे नंबर पे आपका डिवाइस ड्राइवर आता है, चौथे नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। पहले नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र कंप्यूटर हार्डवेयर तथा एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम या फिर ब्रिज का काम करता है। यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है, यानी यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आपका MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8 एक्सेट्रा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। यानी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या होता है, तो MS DOS होता है, यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है, विंडोज 7 होता है, विंडोज 8 होता है। प्रचालन तंत्र के कार्य या फिर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। तो फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला कार्य होता है वो फाइल मैनेजमेंट होता है, दूसरा कार्य डिवाइस मैनेजमेंट होता है, तीसरा कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, चौथा कार्य मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो पहले कार्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पहले नंबर पे आपका फाइल मैनेजमेंट आता है। फाइल को व्यवस्थित ढंग से स्टोरेज डिवाइस में संग्रह करने का कार्य प्रचालन तंत्र या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर से फाइल को व्यवस्थित ढंग से स्टोरेज यानी फाइल को किसी भी फाइल को व्यवस्थित ढंग से संग्रहण युक्ति में या फिर स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज करने का कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। दूसरे नंबर पे डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को रेगुलेट करने का काम प्रचालन तंत्र या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे प्रोसेस मैनेजमेंट आता है। प्रयोक्ता या फिर यूजर्स द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फिर से प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो यूजर्स द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य प्रचालन तंत्र ही करता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। चौथे नंबर पे मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा को मेमोरी में किस तरह से स्टोरेज करना है यह कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यानी डेटा को मेमोरी में किस तरह से स्टोरेज करना है यह कार्य भी प्रचालन तंत्र या फिर स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरे नंबर पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसके अंतर्गत यही दो दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने प्रकार का होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्कस अबाउट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक यूजर्स कार्य कर सकता है। यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में यानी कि एक दिए गए निश्चित समय में केवल एक ही यूजर्स कार्य कर सकता है। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से अधिक यूजर्स एक ही समय में कार्य कर सकते हैं, एक दिए गए समय में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कार्य करने की विधि के आधार पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि कार्य करने की विधि के आधार पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आता है, दूसरे नंबर पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत क्या आता है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत जब यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है, जब यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस
इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका डास आता है और यूनिक्स आता है, यानी कि यूनिक्स और डास जो होता है दोनों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जब यूजर्स कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है, यानी जब यूजर्स कंप्यूटर से किसी फिगर्स के यानी कंप्यूटर से चित्रों द्वारा फिर से ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जब यूजर्स कंप्यूटर से फिगर के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहा जाता है। जैसे आपका विंडोज जो था वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत क्या आता है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर निम्न प्रकार के होते हैं। फिर से लैंग्वेज प्रोसेसर डिस्कस अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर द्वारा, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर भी निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, तो एक तो आपका असेंबलर होता है, दूसरे नंबर पे कंपाइलर होता है, एंड तीसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे आपका इंटरप्रीटर होता है, एंड चौथे नंबर पे क्या होता है, तो चौथे नंबर पे कुछ दिया ही नहीं है, तो यही 3 दिया है। किसके अंतर्गत दिया है, तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंतर्गत दिया है। यानी लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रोसेसर को दिया गया है। यानी फिर से लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत जो लैंग्वेज प्रोसेसर दिए गए हैं इसमें आपका पहले नंबर पे असेंबलर है। यह लैंग्वेज प्रोसेसर असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को जो है किस लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर से ऐसे असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जबकि कंपाइलर के कार्य क्या होता है, तो कंपाइलर का जो कार्य होता है यह उच्च हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर जो था वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर की बात करते हैं, यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है। यानी कि कंपाइलर जो होता है यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तीसरे नंबर पे दिया है इंटरप्रीटर का मतलब क्या होता है, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि यह सेम कंपाइलर के तरह ही हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उस समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रीटर से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रीटर से होकर गुजरना पड़ता है, तो इसका मेमोरी में बना रहना आवश्यक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है डिवाइस ड्राइवर। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे डिवाइस ड्राइवर आता है। ये विशेष तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया आदि से जोड़ने की अनुमति देता है। फिर से डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ये विशेष तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया आदि से जोड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम बाज़ार से एक नया हार्डवेयर खरीदते हैं तो उस हार्डवेयर के साथ एक इंस्टॉलेशन डिस्क भी मिलती है जिसके माध्यम से उस हार्डवेयर के ड्राइवर्स को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं।
यहाँ पे क्या दिया है तो डिफरेंसेस दिया है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होते हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो आइए देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कौन कौन से बेसिक अंतर होते हैं। तो पहले नंबर पे कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, यानी कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार एक साथ ही परिवर्तित करता है, यानी कि कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम को एक एक कर अनुवादित करता है। यानी कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रत्येक प्रोग्राम को एक एक करके अनुवादित करता है। कंपाइलर का दूसरा पॉइंट दिया है पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है, यानी कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियों को एक साथ बताता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है। यानी कि एक लाइन, यह क्या करता है, एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर आगे बढ़ता है। यह प्रत्येक लाइन यानी कि प्रत्येक लाइन को सही करते हुए चलता है, जबकि यह एक साथ पूरे प्रोग्राम को की गलतियां एक साथ बताता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या दिया है, कंपाइलर तो अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, यानी कि कंपाइलर जो होता है वो अशुद्धियों को हटाने में बहुत ही धीमा होता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है अशुद्धियों को हटाने में तीव्र होता है, यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो अशुद्धियों को हटाने में तीव्र होता है। चौथे पॉइंट पर संपादन में कम समय लेता है, यानी कि कंपाइलर जो होता है वो कंपाइलर के संपादन में कम समय लगता है, जबकि इंटरप्रेटर के संपादन में अधिक समय लगता है। चौथे नंबर पे आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। डिस्कस अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रख रखाव किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कार्य कर सके। फिर से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रख रखाव किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कार्य कर सके, जैसे डिस्क क्लीनअप और बैकअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। यानी फिर से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रख रखाव किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कार्य कर सके, जैसे डिस्क क्लीनअप यानी डिस्क का क्लीनअप करते रहते हैं, बैकअप करते रहते हैं, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि इसमें डाला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसमें प्रोग्रामर्स का द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसे प्रोग्रामर्स द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़ों को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना करने के लिए, लेन देन का हिसाब आदि के लिए। उदाहरण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी कि फिर से किसके अंतर्गत, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात चर्चा है। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर से आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लिखने के लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आंकड़ों को रखने के लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, गाना रिकॉर्ड करने के लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेतन की गणना करने के लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लेन देन के लिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिक सॉफ्टवेयर आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले नंबर आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये वे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये केवल एक विशेष कार्य हेतु सीमित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि प्रयोक्ता या फिर यूजर्स इन्हें एक लेख लिखने, रेस्टोरेंट का मेनू बनाने या एक पोस्टर बनाने जैसे विविध कार्यों जैसे
विविध कार्यों हेतु प्रयोग कर सकता है। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर अगला है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज से कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो इसमें आपका वर्ड स्टार आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रो वर्ड परफेक्ट आदि आता है। किसके अंतर्गत? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट के अंतर्गत क्या आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट के अंतर्गत आपका उदाहरण के तौर पे लोटस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आता है, एक्सेल आता है, गूगल आता है एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स आता है या फिर डॉक्स आता है। तीसरे नंबर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत उदाहरण के तौर पे आपका फॉक्स प्रो आता है एंड ओरेकल आता है। फॉक्स प्रो एंड ओरेकल एक्सेट्रा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका एडोब पेज मेकर आता है, कोरल ड्रा आता है एंड इलस्ट्रेटर आदि आते हैं। जब 5वें नंबर पे ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज के रूप में क्या आता है? तो ग्राफिक्स हो गया, मल्टीमीडिया हो गया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज के रूप में क्या क्या आते हैं? तो उदाहरण के तौर पे इसमें पावर पॉइंट आता है एंड मैक्रोमीडिया आता है एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स आता है एट्सेट्रा। सोशल स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन में स्थापित या स्मार्टफोन में इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन फोटोग्राफ खींचने के लिए प्रयोजन हेतु डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार शतरंज के खेल का सॉफ्टवेयर केवल शतरंज खेलने के कार्य हेतु प्रयुक्त होता है। तो उसी को हम स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कि कोई जो भी सॉफ्टवेयर केवल स्पेशल यूज में लाया जाता है, यानी खेलने के लिए अलग सॉफ्टवेयर और शतरंज के लिए अलग सॉफ्टवेयर और ऐसे ऐसे करके अलग अलग सॉफ्टवेयर जब किसी विशिष्ट पर्पज से कोई सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है तो उसी को हम स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। फिर से देख लेते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन फोटो खींचने के लिए काम में आता है, फोटोग्राफ खींचने के विशेष प्रयोजन हेतु डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार शतरंज खेलने का सॉफ्टवेयर खेल शतरंज खेलने के कार्य हेतु ही प्रयुक्त होता है, स्पेशल यूज हो यानी जिसका स्पेशल यूज हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है, यानी कि कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। क्या आता है तो इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। यह भाषा एक यस या फिर जीरो यस यानी कि बाइनरी नंबर यानी कि एक और जीरो एक होता है। तो एक यस एवं जीरो यस, वन या फिर जीरोज, वंस या फिर जीरो पर आधारित होती है, जो कि बाइनरी इसीलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार से समझा जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार से समझा जा सकता है। क्या है इसमें? तो कंप्यूटर लैंग्वेज आपका दो प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार का होता है। एक तो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, दूसरे नंबर पर हाई लेवल लैंग्वेज होता है, यानी कि ट्रिपल एल होता है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई HALL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और लो लेवल लैंग्वेज भी कितने प्रकार का होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका मशीन लैंग्वेज होता है, दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। फर्स्ट पॉइंट दिया कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। वह भाषा जो कंप्यूटर समझता है, यानी कि वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा कहलाती है। मतलब वह भाषा जो कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। यह भाषा वंस या फिर जीरोज पर आधारित होती है, अतः इसे बाइनरी भाषा या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। वंस एंड जीरो के सेट का कंप्यूटर के लिए एक विशेष अर्थ होता है। उदाहरण जैसे कि 1 1 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला पॉइंट है मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करना होता है बहुत कठिन होता है। इन्हीं कारणों से यह यूजर्स के बीच लोकप्रिय नहीं है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आता है कंप्यूटर भाषा की दूसरी पीढ़ी, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। यानी कंप्यूटर भाषा की जो प्रथम लैंग्वेज था कौन सा था, तो कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी, यानी कंप्यूटर भाषा की जो प्रथम पीढ़ी में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, तो मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था। जबकि कंप्यूटर भाषा की दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज जो है को विकसित किया गया। इसमें जो है बाइनरी भाषा 1 और 0 के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, जिनको समझना एवं याद रखना आसान था, जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड और घटाने के लिए सब, डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए LD आदि। असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है, काम करता है। यहीं पर दिया गया क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबलर के द्वारा जो है तो मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, असेंबली लैंग्वेज में मशीनी लैंग्वेज की अपेक्षा प्रोग्रामिंग करना सरल होता है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में मशीनी लैंग्वेज की अपेक्षा प्रोग्रामिंग करना सरल होता है एवं इसमें प्रोग्राम में सुधार करना भी सरल होता है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। तीसरे नंबर पर आता है कंप्यूटर भाषा की तीसरी पीढ़ी, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। यानी कंप्यूटर भाषा की तीसरी पीढ़ी क्या थी, तो कंप्यूटर भाषा की तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। यह बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है, यानी कि यह बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है। इस लैंग्वेज में कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, जिससे प्रोग्राम को समझना एवं लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी विशेष कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी विशेष कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाया वह चलाया जाता है। इसमें प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर अथवा या इंटरप्रीटर का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रीटर का प्रयोग करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा की चौथी पीढ़ी, यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इनमें प्रोग्रामिंग करना सरल होता है। ये लैंग्वेज डिक्लेरेटिव होती है, अर्थात इसमें क्या करना है पर जोर दिया जाता है, ना कि कैसे करना है पर। उदाहरण के तौर पे SQL, फॉक्सट्रो, पर्ल आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हाई लेवल लैंग्वेज एंड देयर एप्लीकेशंस। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है कोबोल, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि उच्च हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, तो इसमें आपका कोबोल आता है, लोगो आता है, बेसिक्स आता है, एल्गोल आता है, सी आता है, C+ आता है, C++ आता है, प्रोलॉग आता है, पास्कल आता है, जावा आता है, C# आता है, gRPG जिसे हम रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर के नाम से जानते हैं, स्लीप आता है,
यानी लिप्स आता है, एंड स्नो बॉल आता है, एक्सेट्रा। किसके अंतर्गत आते हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत। फिर से हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपका कोबोल आता है, लोगो आता है, बेसिक आता है, गोल आता है, सी आता है, C++ आता है, प्रोलॉग आता है, पास्कल आता है, जावा आता है, सी शार्प आता है, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आता है, लिस्प आता है, एंड स्नोबॉल आता है। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंतर्गत क्या आता है? तो यह हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि सी लैंग्वेज जो होता है एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। इस भाषा को वर्ष 1970 में अमेरिका की कंपनी बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस एवं रिची द्वारा विकसित किया गया था। यह आंतरिक प्रोसेसर रजिस्टर का परिचालन करती है और इसलिए प्रोसेसर निम्न स्तर के मशीन निर्देशों को लिख सकता है। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के गुण होते हैं। यह एक छोटी और संक्षिप्त भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, सी भाषा का लाभ यह है कि इससे लिखे गए प्रोग्राम को एक मशीनी से दूसरे मशीनी में डालने के लिए बिना परेशानी के बदल सकते हैं। इस भाषा का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे जटिल प्रोग्राम को बनाने में होता है। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल, डिस्कस अबाउट कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस, यानी कि CO से कॉमन हो जाएगा, B से बिजनेस हो जाएगा, O से ओरिएंटेड हो जाएगा, एंड L से लैंग्वेज हो जाएगा, यानी CO एक में है, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस लैंग्वेज को विशेष रूप से बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। इसको वर्ष 1960 में US इंडस्ट्री या फिर सरकारी कमेटी ने विकसित किया। कोबोल का प्रोग्राम बड़े व्यापार और व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे बही खाता हो गया, लेखा जोखा हो गया और वेतन फाइनल इत्यादि में कार्य करने के लिए किया जाता है। यह साधारण और निर्धारित संख्यात्मक ऑपरेशन को भी हल कर सकती है। फोर्ट्रान की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के परिचालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसे छद्म अंग्रेजी रूप में लिख सकते हैं जो कि बिजनेस में प्रायः उपयोग होती है। इसके अंग्रेजी की तरह कथन को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी कमी यह है कि यह कॉम्पैक्ट भाषा नहीं है, यह लिखने में भी आसानी नहीं है और न ही इससे फोर्ट्रान की तरह जटिल अंकगणितीय या फिर मैथमेटिकल गणनाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट्रान। अगला लैंग्वेज है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यानी कि फोर्ट्रान का मतलब होता है यह फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रान को वर्ष 1954 में IBM कंपनी ने बनाया था, यानी कि फोर्ट्रान को 1954 ईस्वी में IBM कंपनी ने बनाया था, परंतु इसकी व्यावसायिक रिलीज वर्ष 1957 में हुई थी। यह भाषा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें जटिल गणितीय ऑपरेशंस को हल करने की कई फंक्शंस हैं। यह सहसंबद्ध कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कई लाइब्रेरीज फाइलों की प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके कई सारे वर्जन हैं। पहले फोर्ट्रान 4 काफ़ी प्रचलित थी। वर्ष 1977 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है FOR से मतलब होता है फार्मूला, एंड TRAN से होता है ट्रांसलेशन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन किससे संबंधित होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है का संक्षेपण। फोर्ट्रान को वर्ष 1954 में IBM कंपनी ने बनाया था, यानी फोर्ट्रान को सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में IBM कंपनी ने बनाया था, परंतु इसकी व्यावसायिक रिलीज 1957 में हुई थी। वर्ष 1957 ईस्वी में हुई थी। यह भाषा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें जटिल गणितीय ऑपरेशन को हल करने के कई फंक्शंस हैं। यह सुसंबद्ध कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कई लाइब्रेरियन फाइलों की
प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके कई सारे वर्जन हैं। पहले फोर्ट्रान 4 काफ़ी प्रचलित थी। वर्ष 1977 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक मानक प्रकाशित किया जिसे फोर्ट्रान 77 कहते हैं, जिससे सभी निर्माता एक ही प्रकार की भाषा प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट, C++ का मतलब क्या होता है? तो C++ का मतलब होता है, C++ को C भाषा का प्रयोग करके बताया गया है कि इसकी वाक्य रचना या फिर सिंटैक्स का आधार है। यानी C जो है इसकी वाक्य रचना का आधार है। यद्यपि C++ का प्रयोग C भाषा की तरह प्रोसीजरल प्रोग्राम लिखने में कर सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिखने में है। इस प्रकार C++ प्रोग्राम भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुविधा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जावा। अगला टॉपिक है जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, यानी कि जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो स्वतंत्र या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इसे इंटरनेट पर प्रयोग हेतु बहुत सुरक्षित, पोर्टेबल, उच्च प्रदर्शन, मल्टी थ्रेडेड और गतिशील डायनेमिक भाषा। डायनेमिक भाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। C और C++ जैसी अन्य सामान्य उद्देश्य वाली भाषाओं की तुलना में इसका API प्रयोग करने पर और सीखने में आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, जावा प्रोग्रामिंग भाषा की वाक्य रचना C भाषा पर आधारित है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा की वाक्य रचना C भाषा पर आधारित है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कई अवधारणाएं C++ की ही तरह हैं। जावा की सफलता का मुख्य कारण इसकी नेटवर्किंग विशेषता और ऑब्जेक्ट को एक उद्यम या फिर इंटरप्राइज वातावरण में वितरित करना है। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह भाषा उन प्रोग्रामों के लिए उपयुक्त है जिसमें जटिल तार्किक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। प्रोलॉग का मुख्य प्रयोग कृत्रिम बौद्धिकता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? तो प्रोलॉग का मतलब होता है यह भाषा उन प्रोग्रामों के लिए उपयुक्त है जिसमें जटिल तार्किक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। प्रोलॉग का मुख्य प्रयोग कृत्रिम बौद्धिकता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। यह भाषा फ्रांस में विकसित हुई थी। जापानियों ने इसे अपनी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए मानक भाषा चुना है। यह बड़े डेटाबेसों रखने और नियम आधारित एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। प्रोलॉग का विस्तृत रूप है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यानी प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PRO से प्रोग्राम हो जाएगा एंड L से लॉजिक, LOG से लॉजिक हो जाएंगी। PRO से क्या होता है? 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया, यानी प्रोलॉग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रो एक तरफ, लॉग एक तरफ, यानी प्रो इन लॉजिक, यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। यानी प्रो से क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग हो जाएगा, बीच में इन लग जाएगा, उसके बाद LOG से लॉजिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह गणितीय तर्क पर आधारित होती है। प्रोलॉग तथ्यों और ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। कथन जो कि सहज रूप से सही होते हैं तथ्य कहलाते हैं, जबकि नियम गुणों और संबंधों की व्याख्या करते हैं जो कि दी गई परिस्थितियों के आधार पर सही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक भाषा में यह विजुअल बेसिक विकसित हुई है। इसमें कई C स्टेटमेंट्स, फंक्शंस और कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से कई विंडोज़ GUI से सीधे जुड़े होते हैं। इसमें कार्य इतना आसान होता है कि इसके कुछ ही वर्ड्स को सीखकर एक नया यूजर भी उच्च उपयोगी एप्लीकेशन को आसानी से बना सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस भाषा में यह सुविधा होती है कि यूजर जटिल पैकेजों को थोड़े ही समय में बना सकता है, चाहे आप खुद के लिए कुछ बनाना चाहे अथवा किसी समूह के लिए या एक बड़े इंटरप्राइज सिस्टम अथवा इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व को एप्लीकेशन वितरित करना हो। विजुअल बेसिक में आसान आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें होती हैं, यानी विजुअल बेसिक में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मेन हेडिंग इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या है? तो इसमें आपका सेंडर होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है एंड प्रोटोकॉल होता है। भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि जिसे हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये हो गया हमारा सेंडर हो गया, ये है रिसीवर, बीच में क्या आता है तो प्रोटोकॉल आता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के लाभ। कौन कौन से लाभ होते हैं नेटवर्किंग के? तो नेटवर्क से निम्नलिखित लाभ होता है। पहले नंबर पे विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा आपस में इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट है डेटा, सूचना और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग होना, यानी कि डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग। तीसरे नंबर पर आता है सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान, यानी तीसरे पॉइंट का आता है सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान। चौथे नंबर पर आता है कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटोकॉल। डिस्कस अबाउट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से क्या समझते हैं? तो किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। फिर से किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह ही प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ मोड्स, यानी संचार की विधियाँ। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मोड्स। यह संचार 2 प्रकार से संपन्न होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है या फिर जो मोड्स होता है निम्नलिखित 2 प्रकार से कंप्लीट होता है। पहले नंबर पे आपका सिंपलेक्स मेथड आता है, दूसरे नंबर पे डुप्लेक्स मेथड आता है। डुप्लेक्स मोड को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी जो दूसरा डुप्लेक्स मोड होता है उसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आपका आता है हाफ डुप्लेक्स, दूसरे नंबर पर आता है फुल डुप्लेक्स। तो सिंपलेक्स डुप्लेक्स का मतलब सिंपलेक्स मोड में क्या आता है? तो सिंपलेक्स मोड में डेटा व इन्फॉर्मेशंस का एक ही दिशा में संचरण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण। फिर से सिंपलेक्स मोड में डेटा व सूचनाओं का एक ही दिशा में संचारण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण। एक तरफ आपका सेंडर हो गया, दूसरे बीच में आपका सिंपलेक्स मेथड हो गया और इधर रिसीवर हो जाएगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में जब इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र होता है तो उसी को हम सिंपलेक्स मोड के नाम से जानते हैं। फिर से सिंपलेक्स मोड में डेटा व इन्फॉर्मेशंस का एक ही दिशा में कम्युनिकेशन या फिर संचारण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण। जबकि इसमें क्या है? तो क्या था भाई? सिंपलेक्स मोड था जो बताया गया था। क्या? तो सिंपलेक्स मेथड, यानी कि संचार की जो विधियाँ बताई गई थी, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो था वो इसमें आपका सिंपलेक्स मेथड था, दूसरा आपका डुप्लेक्स मेथड था। तो सिंपलेक्स मेथड में यही बताया गया है कि सिंपलेक्स मोड में डेटा व सूचनाओं का एक ही दिशा में संचारण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण, और फिगर के रूप में यही दिखाया गया है, 1 डायरेक्शनल होता है। जबकि अब सिंपलेक्स मोड में जो पहला मेथड है वो कौन सा है? तो हाफ डुप्लेक्स, यानी कि सिंपलेक्स मेथड भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है हाफ डुप्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें इन्फॉर्मेशन का संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, परंतु एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती है, जैसे वॉकी टॉकी। फिर से हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है इसमें सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, परंतु एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती है। इसके एग्जांपल के तौर पे आपका वॉकी टॉकी आता है। इसमें क्या होता है? तो सेंडर या फिर रिसीवर होता है,
ये बाई डायरेक्शनल होता है, हाफ डुप्लेक्स जो था वो बाई डायरेक्शनल होता है। प्रेशर या फिर रिसीवर, इसमें आपका प्रेशर या फिर प्रेशर या क्या कहते हैं इसको, सेंडर या फिर रिसीवर हो सकता है। और हाफ डुप्लेक्स मेथड के, ये आपका हाफ डुप्लेक्स मेथड है जिसमें हाफ डुप्लेक्स मेथड बाई डायरेक्शनल होता है। इधर भी आपका रिसीवर एंड प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है, फुल डुप्लेक्स विधि में सूचना तथा डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि फुल डुप्लेक्स विधि में डेटा तथा इंफॉर्मेशन एंड डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, तो सेम लैंग्वेज तो वहीं बताया है। ये भी इसमें सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, परंतु एक बार में केवल एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती है। यही अंतर, मुख्य अंतर है। इसमें क्या कहा है कि फुल डुप्लेक्स मेथड में सूचना एवं डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, मोबाइल फ़ोन से हम दोनों तरफ बात कर सकते हैं, इधर भी बात कर सकते हैं, उधर भी बात कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से जो होता है वह फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है कि जो सेंडर होता है वो सेंडर जो होता है वो कंप्लीट डुप्लेक्स मेथड से रिसीवर तक पहुंच सकता है, और फिर जो सेंडर इधर से फुल डुप्लेक्स मेथड से रिसीवर तक भी पहुंच सकता है, और एक ही बार में। लेकिन यह बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण, यानी नेटवर्क के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित हैं, यानी नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है। पहले नंबर पे आपका रिपीटर्स आता है, दूसरे नंबर पे हब आता है, तीसरे नंबर पे स्विचेज आता है, चौथे नंबर पे राउटर्स आता है, पाँचवें नंबर पे गेटवे आता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क आता है, जिसे हम LAN के नाम से जानते हैं। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, जैसे घर में। जैसे घर हो गया, इसके बाद ऑफिस हो गया, ऑफिस हो गया, भवनों का छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क, ये सभी जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क या फिर ग्रामीण क्षेत्र वाले नेटवर्क। वर्तमान लेन ईथरनेट तकनीक पर आधारित होता है, यानी जो LAN होता है वर्तमान में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वर्तमान समय में लेन ईथरनेट टेक्निक पर आधारित होता है। इस नेटवर्क का आकार छोटा होता है, इस नेटवर्क का आकार छोटा परंतु डेटा संचारण की तीव्र गति होती है। ये दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्या क्या दिया है, तो ICT रूम हो सकता है, जनरल क्लासरूम हो सकता है, हो सकता है, सर्वर हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, और ऑफिस में हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम WAN के नाम से जानते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या फिर स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, यानी बैंकों द्वारा प्रदत्त जो ATM होता है, बैंकों द्वारा दिया गया ATM सुविधा होता है, यह वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। फिर से इसके बारे में एक रीडिंग और मान लेते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या फिर स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर में, देश में या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल होता है। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों द्वारा दिया गया ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही आता है। ये फिगर दिया है वाइड एरिया नेटवर्क का, यानी कि ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ ये कंप्यूटर का कुछ सिम्टम्स दिया गया, यानी कि पूरे विस्तृत एरिया पे होता है। तीसरे नंबर पे आता है मैन, तीसरे नंबर पे आपका मैन आता है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं, यानी कि मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन के नाम से जानते हैं, मैन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लैन नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी कि एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उसी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के नाम से जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया का फिगर कुछ इस प्रकार है। ये नेटवर्क के प्रकार के रूप में आता है, मैन, लैन एंड वैन। अगला हेडिंग दिया है ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, यानी माध्यम के संचार के माध्यम, यानी संचार के कौन कौन से माध्यम हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ऐसे माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना व सिग्नल नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं। फिर से ऐसे माध्यम क्या आता है इसके अंतर्गत, तो ट्रांसमिशन मीडियम के अंतर्गत क्या आता है, तो संचार के माध्यम के रूप में हम क्या क्या देखने को मिलता है, तो ऐसे माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं सिग्नल नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटरों तक पहुंचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यमों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी ट्रांसमिशन मीडियम के प्रकार। संचार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन मोडियम होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम होता है, तो पहले नंबर पे आपका वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम आता है। पहले नंबर पे क्या आता है, तो पहले नंबर पे आपका वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम आता है। दूसरे नंबर पे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम आता है, यानी कि जो माध्यम संचार माध्यम यानी संचार के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका तार युक्त संचार माध्यम होता है, दूसरा बेतार संचार माध्यम होता है। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। पहले नंबर पर आपका था तार युक्त संचार माध्यम। इसके अंतर्गत धातु या फिर फाइबर के बने हुए तार आते हैं, यानी कि तार युक्त संचार माध्यम यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन मोड। इसके अंतर्गत धातु या फिर फाइबर के बने हुए तार आते हैं जो विद्युत संकेतों या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अथवा प्रकाशीय संकेतों या फिर लाइट सिग्नल्स के रूप में डेटा या सूचना को एक उपकरण को दूसरे उपकरण तक पहुंचाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जैसे युग्म तार यानी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट है युग्म तार। डिस्कस अबाउट युग्म तार। युग्म तार को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो युग्म तार को हिंदी में कहा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें तांबे के 2 तार होते हैं, यानी कि इसमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी रहती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं। यह संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है, जबकि संकेतों को अधिक दूरी तक प्रेषित करने के लिए रिपीटर की जरूरत पड़ती है। यह है पेयर्स 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पेयर्स इसमें दिखाया गया है। ट्विस्टेड पेयर साइड भी इधर दिखाया गया है। ये आपका कंडक्टर होता है, ये आपका इंसुलेटर होता है, ये आपका केबल जैकेट होता है और यहाँ पे पेयर दिखाया गया है। नेक्स्ट है युग्म तार का एग्जांपल था कोएक्सियल केबल, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा केबल आता है, तो कोएक्सियल केबल आता है। इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार की जाली जिसे शील्ड कहते हैं रहती है तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। संकेतों का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है, जबकि शील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है तथा यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में किया जाता है। फिगर दे दिया है कोएक्सियल केबल। इसमें क्या है, तो प्लास्टिक का जैकेट लगा हुआ है,
डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है ये, और मेटालिक शील्ड है, और सेंटर कोर यहाँ पर दिया है। कोएक्सियल केबल। तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रकाशी तंतु, या फिर इसी को हम लाइटेड फिलामेंट के नाम से जानते हैं, या फिर प्रकाशी तंतु। इसमें ग्लास या प्लास्टिक या फिर सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है, जो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेतों युक्त प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसके संचरण में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। इसमें शोर अत्यंत कम होता है, बैंडविड्थ अधिक होती है, और गति इसकी तीव्र होती है। संकेतों की हानि निम्नतम होती है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है, पर इसको लगाने और रखरखाव का खर्च अधिक होता है। किसका फिगर है ये? तो प्रकाशी तंतु का यही फिगर है। क्लैडिंग इधर दिया है, क्लैडिंग इधर भी है, कोर यहाँ पर है, एंड एक्सेप्टेंस कोर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या आता है? तो बेतार संचार माध्यम, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे बेतार संचार माध्यम। बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा तथा सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है, जैसे ब्लूटूथ होता है। यानी कि बेतार में क्या आता है? तो ब्लूटूथ आता है। बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा तथा इंफॉर्मेशन तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया आदि। ये सभी जो होते हैं वो बेतार संचार माध्यम के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है ब्लूटूथ को। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब क्या होता है? माइक्रोवेव, इसमें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। फिर से माइक्रोवेव में होता है क्या है? इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो रेज होती हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है वाईफाई। वाईफाई को हम वायरलेस फिडेलिटी के नाम से जानते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक लोकल एरिया बेतार प्रौद्योगिकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। फिर से वाईफाई एक लोकल एरिया बेतार प्रौद्योगिकी या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज UHF, जिसे हम UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तथा 5 गीगाहर्ट्ज जिसे हम SHF के नाम से जानते हैं, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा का आदान प्रदान करने या जनरेटर से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। ये क्या है? तो ये आपका वाईफाई है। यहाँ पर वाईफाई का फिगर ये पूरा दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, यहाँ पर चौथा पर्सन यहाँ पर है। ए फॉर होता है वाईफाई राउटर। ए मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है वाईफाई राउटर। बी का मतलब होता है वाईफाई फोन, एंड सी का मतलब होता है वाईफाई रेडियो, एंड डी का मतलब होता है वाईफाई लैपटॉप। यानी कि इसी से लैपटॉप चलाया जा रहा है, इसी से और रेडियो चलाया जा रहा है, इसी से फ़ोन भी चलाया जा रहा है, इसी से वाईफाई का राउटर भी चलाया जा रहा है। डिस्कस अबाउट वाईफाई। वाईफाई नाम एक ट्रेडमार्क नेम है, यानी कि वाईफाई जो होता है एक प्रकार का वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी एक ट्रेडमार्क नेम है, जिसका स्वामित्व वाईफाई एयरलाइंस या फिर वाईफाई अलायंस के पास है। फिर से वाईफाई एक ट्रेडमार्क नेम है, जिसका स्वामित्व वाईफाई अलियांस के पास है। वाईफाई एलियांस ही वाईफाई प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार एवं वाईफाई उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य करता है। वाईफाई नेटवर्क IEEE 802
2.11 IEEE 802.11 मानकों पर आधारित होते हैं। वाईफाई में केबल मॉडेम की बजाय वाईफाई राउटर, फिर से वाईफाई में केबल मॉडेम की बजाय वाईफाई राउटर का इस्तेमाल होता है। फिर से वाईफाई में केबल मॉडेम की बजाय वाईफाई राउटर का इस्तेमाल होता है। वाईफाई नेटवर्क में राउटर और कंप्यूटर के बीच कोई तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कंप्यूटर में एक वायरलेस कार्ड जरूर स्थापित करना पड़ता है। यदि न स्थापित हो तब जो वाईफाई राउटर से संकेत ग्रहण करता है। नेक्स्ट है वीमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि वीमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीमैक्स का फुल फॉर्म होता है, W से आपका वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, I से आपका इंट्रोपेरेबिलिटी हो जाएगा, एंड फॉर M से माइक्रोवेव हो जाएगा, एंड A से एक्सेस हो जाएगा। फिर से वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, जिसका वीमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स उच्च गति एवं लंबी रेंज की एक वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीकी की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। फिर से वाईमैक्स उच्च गति एवं लंबी रेंज की एक वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीक की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। इसकी प्रणाली भी वाईफाई के समान ही है, परंतु इसकी अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। वाईमैक्स का विकास वाईमैक्स फोरम द्वारा किया गया है। वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या शहर, यानी वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र पर किया जाता है, जबकि वाईफाई का प्रयोग छोटे ही क्षेत्रों के लिए किया जाता है। तो वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या शहर में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाने होता है। फिर से वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या फिर शहर में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाने लगा है। क्या है ये? तो यही है वाईमैक्स वही होता है जो टावर लगाया जाता है, इससे पूरा शहर जो होता है उसी से नेटवर्क प्राप्त करता है। वाईमैक्स इसी को कहते हैं। जबकि राउटर जो होता है या फिर वाईफाई जो होता है केवल एक ही सीमित क्षेत्र में लगाया जाता है पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट क्या दिया है? नेटवर्क सर्विस। डिस्कस अबाउट नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क सर्विस का मतलब क्या होता है? डिस्कस अबाउट नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क सर्विस का मतलब होता है नेटवर्क सर्विस कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है। यानी कि नेटवर्क सर्विस जो है किससे मिलकर बनती है? तो कंप्यूटर का जो सर्विस यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क सर्विस जो था वो नेटवर्क सर्विस कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है। यानी कि जो नेटवर्क सर्विस होती है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है एवं नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटर इस सेवा का लाभ उठाते हैं। नेटवर्क के कंप्यूटर सेवा लेते भी हैं, यानी नेटवर्क के कंप्यूटर सेवा लेते भी हैं तथा सेवा देते भी हैं। इस आधार पर नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका एक तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर आता है, दूसरे नंबर पे सर्विस रिक्वेस्टर या फिर सर्विस रिसेप्टर कंप्यूटर आता है। बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है। तो सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर के अंतर्गत सेवा प्रदाता वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को अपनी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे इसे सर्वर भी कहते हैं। फिर से सेवा प्रदाता या फिर सेवा प्रोवाइडर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, इसे सर्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे सर्विस रिक्वेस्टर या फिर सेवा प्रार्थी या फिर इसी को सर्विस रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। सेवा प्रार्थी वे कंप्यूटर होते हैं या फिर सर्विस रिक्वेस्टर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित किसी और कंप्यूटर से भिन्न
किसी और कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेते हैं, इसे क्लाइंट भी कहते हैं। फिर से सेवा प्रार्थी वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित किसी और कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेते हैं, इसे क्लाइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विस, यानी नेटवर्क सेवा के प्रकार। तो नेटवर्क में कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, सीडी टाइप प्रिंटर आदि को शेयर करने के लिए प्रमुख नेटवर्क सेवाएं निम्न हैं। फिर से नेटवर्क में कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, प्रिंटर आदि को शेयर करने के लिए प्रमुख नेटवर्क सेवाएं निम्न हैं। पहले नंबर पे आपका फाइल सर्वर आता है, दूसरे नंबर पे प्रिंट सर्वर आता है, तीसरे नंबर पे मैसेज सर्वर आता है, चौथे नंबर पे डेटाबेस सर्विस आता है एंड पाँचवें नंबर पे एप्लीकेशन सर्विस आता है। पहले नंबर की बात करते हैं तो फाइल सर्विस का मतलब होता है नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र या फिर मूव या कॉपी करने के लिए फाइल सर्विस का प्रयोग किया जाता है। फिर से नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र, मूव या कॉपी करने के लिए फाइल सर्विस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रिंट सर्विस। नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पर लगे प्रिंटर को नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रिंट सर्विस का प्रयोग किया जाता है। फिर से नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पर लगे प्रिंटर को नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रिंट सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका मैसेज सर्विस आता है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर के मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका मैसेज सर्विस आता है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर के मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जैसे ईमेल हो गया। फिर से मैसेज सर्विस का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा एक कंप्यूटर के मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। इसी को हम जैसे कि ईमेल हो गया या फिर वॉइस मेल हो गया, यानी कि ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल और दूसरे नंबर पर वॉइस मेल आदि, ये सभी जो होते हैं मैसेज सर्विस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस सर्विस किसे कहते हैं, तो यह सर्विस नेटवर्क में सर्वर आधारित डेटाबेस की सुविधा प्रदान करती है। फिर से डेटाबेस सर्विस का मतलब क्या होता है, तो डेटाबेस सर्विस का मतलब होता है यह सर्विस नेटवर्क में सर्वर आधारित डेटाबेस की सुविधा प्रदान करती है। पाँचवें नंबर पे क्या आता है, तो पाँचवें नंबर पे दिया है एप्लीकेशन सर्विस। एप्लीकेशन सर्विस वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है, यानी वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है एप्लीकेशन सर्विस कहलाती है। जैसे लैन गेमिंग जिसमें एक गेम को कई प्रयोक्ता या फिर यूजर्स एक साथ खेलते हैं। फिर से एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन सर्विस का मतलब होता है वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है एप्लीकेशन सर्विस कहलाती है। जैसे गेम लैन गेमिंग जिसमें एक गेम को कई यूजर्स एक साथ खेलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला हेडिंग है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रमुखतः निम्नलिखित प्रकार हैं। पहले नंबर पर क्या दिया है, तो पहले नंबर पर आपका मेश दिया है, मेश नेटवर्क। यह नेटवर्क उच्च पैट्रिक यानी कि पहले नंबर पर आपका मेश नेटवर्क है। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक की स्थिति में राउट को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। फिर से मेश नेटवर्क का मतलब क्या होता है, तो मेश नेटवर्क का मतलब होता है यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक की स्थिति में मार्ग या फिर राउट को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी नोड से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है। इस टोपोलॉजी में जुड़े कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त तारों की अधिकतम संख्या n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज अपान 2 होती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो आपका फुल्ली मेश टोपोलॉजी होता है, दूसरे नंबर पे पावरफुल मेश टोपोलॉजी होता है। नहीं, पहले नंबर पे आपका फुल्ली मेश टोपोलॉजी होता है और दूसरे नंबर पे पावरफुल मेश टोपोलॉजी होता है। इसका यहाँ पे फिगर दिया है।
मेश का, यानी मेश का जो फिगर है यह दिया है, यानी विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं इनका कनेक्टिविटी इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो अगला टॉपिक दिया है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है, यानी कि स्टार नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड से इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या फिर टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न रख करके हब द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। किसी एक केबल में कुछ कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क ही विफल हो जाता है। हब में कोई भी कठिनाई नहीं आती है तो सारा नेटवर्क ही विफल हो जाता है। होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब, होस्ट कंप्यूटर या फिर केंद्रीय हब, इसमें आपका नोड बी आता है, नोड ए आता है, नोड बी आता है, नोड सी आता है, नोड डी आता है। स्टार टोपोलॉजी, तीसरे नंबर पे आपका रिंग आता है, रिंग नेटवर्क, यानी तीसरे नंबर पे कौन सा नेटवर्क आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका रिंग नेटवर्क आता है। इसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या फिर लूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से तो डेटा प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो वह इसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरी दिशा से संचार संभव है। ये रिंग टोपोलॉजी का फिगर दिखाया गया है, यानी किसका फिगर है, ये तो रिंग टोपोलॉजी का फिगर है। नोड ए दिया है, नोड बी दिया है, नोड सी दिया है, नोड डी दिया है। यह रिंग टोपोलॉजी का फिगर दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है बस नेटवर्क का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बस नेटवर्क। बस नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, तो बस नेटवर्क का मतलब होता है इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है, यानी बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा को पैकेज में भेजा जाता है जिसमें विशेष पता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर नोड्स इस पते को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाइयां आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। बस टोपोलॉजी नीचे दिया है, बस टोपोलॉजी का ये फिगर दिया है जिसमें अंतर बिंदु दिया है, नोड सी दिया है, ट्रांसमिशन लाइन दिया है, नोड डी दिया है, नोड बी दिया है, नोड ए, यानी नोड ए दिया है, नोड बी दिया है, नोड सी दिया है, नोड डी दिया है, और यहाँ एंड पॉइंट इधर दिया है और ट्रांसमिशन पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी को सभी टोपोलॉजी का संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। फिर से हाइब्रिड टोपोलॉजी को सभी टोपोलॉजी का संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जुड़े होते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी का कुछ एग्जाम्पल फिगर। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल होता है, यानी कि दो या दो से अधिक जो होता है टोपोलॉजी इसी से कनेक्ट रहता है। नेट है हेडिंग है, अगला हेडिंग है मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट हेडिंग है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं।